बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से भी आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। फ़हीम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आप कैसी हैं ज़ारा? और ये तो नाज़रीन को बता दें कि आज हम करने क्या वाले हैं। आज कुछ नया है हमारे साथ और वो है एरियल मशीन एक्सपर्ट। तो आइए एरियल की जानिब ले जाए लोगों को। बिल्कुल। यकीनन जितने भी हमारे नाजरीन हैं वो एरियल के नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और आज ज़रा धुलाई के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं हम लोग। हमारे साथ एरियल के डेमो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और एरियल की जानिब से एक होस्ट मौजूद हैं, निसा। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निसा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फ़हीम? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज नाजरीन को क्या नया दिखाने वाले हैं आप? आज एक्चुअली एरियल ने अपने एक न्यू वेरिएंट जिसको हम कहते हैं कि एरियल मशीन एक्सपर्ट के नाम से जो है वो निकाला है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है और आज मैं आपके प्रोग्राम में लेके आई हूँ इसको चैलेंज करने के लिए। ओके, चैलेंज होने वाला है आज। जबरदस्त। ठीक है, तो कीजिए चैलेंज। किसको? मशहूर पाउडर को? जी जी बिल्कुल। और ये हमारा पूरा चैलेंज एक डेमो की सूरत में आएगा और ये डेमो एक्सपर्ट्स को आप देख सकते हैं, ये डेमो दिखाएंगी। तो चलिए आप बताइए ज़रा डेमो अपना। जी हाँ, एरियल लाया है अपना एक नया वेरिएंट जिसका नाम है एरियल मशीन एक्सपर्ट। एरियल मशीन एक्सपर्ट बेसिकली बनाया गया है हर तरह की मशीन्स के लिए, जो देता है पावरफुल यानी ताकतवर क्लीनिंग और 99.9% जर्म्स का भी खात्मा करता है। तो चलें एरियल मशीन एक्सपर्ट चैलेंज की तरफ। अच्छा, ये सवाल है आपसे कि ये क्या हर तरह की मशीन्स के लिए यूज़ होता है? जी बिल्कुल, ये हर तरह की मशीन के लिए यूज़ होता है। जितनी भी तरह की मशीन्स हमारे पास हैं वो सारी मशीन्स के लिए एरियल मशीन एक्सपर्ट। जिद्दी दाग भी निकल जाएगा। जी बिल्कुल, यही तो हमें व्यूअर्स को दिखाना है कि आज के चैनल में क्या नजर आ रही है अपनी आंखों से, इन पे कोई भी दाग नहीं लगा हुआ। लेकिन जैसे हमें अपनी आंखों से जर्म्स नहीं दिखते, उसी तरह इन शर्ट्स पे भी ऐसे कोई जर्म पार्टिकल्स हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हम ब्लू लाइट के जरिए देखेंगे। ब्लू लाइट के जरिए देखें, ब्लू लाइट के जरिए जर्म पार्टिकल बिल्कुल वाजे हो रहे हैं दोनों शर्ट्स पे। बस ये रिक्वेस्ट है, ब्लू लाइट उधर ही रखिएगा, इधर हमारे कपड़ों पर डाल दीजिएगा, पता चले हमने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। जी, अब हमारा जो चैलेंज है वो यही है कि जर्म्स भी निकालने हैं हमने और साथ साथ दागों की भी सफाई करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास दाग हैं जो इंक के हैं, कोल्ड ड्रिंक के हैं, चाय और सालन के हैं। ये वो दाग हैं जो रोजमर्रा हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं। तो चले हम दाग लगाते हैं। दोनों शर्ट्स पे हम सेम क्वांटिटी के दाग लगाएंगे। सबसे पहले इंक का लगाएंगे। ऐसे दाग और इनके ऐसे दाग होते हैं फ़हीम कि जो बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं दाग। जी, जिसे आप कह सकते हैं जिद्दी दाग। और ज्यादा लगाएं शर्ट पे दाग ताकि कंप्लीटली तौर पे वो गंदी हो जाए। सही है, बिल्कुल ठीक है। ये देख लें, दाग उतने लगाएं जितने उतर जाएं। नहीं, हम जितने दाग लगाने आप लगाएं, हम सारे दाग निकाल के दिखाएंगे। चैलेंज है फ़हीम, इसको तो हमने क्लियर करना ही है ना। बिल्कुल ओके। सारे दाग ये धोएगा हमारा एरियल मशीन एक्सपर्ट। एरियल पे हमें वैसे भी थोड़ा सा भरोसा है, ये सारे दाग निकाल ही इस देगा। चैलेंज के बाद आपको और भरोसा हो जाएगा चैनल एरियल मशीन एक्सपर्ट पे। ओके, चलिए देखते हैं। फ़हीम, ये तो कलर शर्ट का कलर ही चेंज हो गया। जी बिल्कुल। जी हाँ। अब हम मुझे नहीं लगता ये निकलेगा ज़रा, ये इतनी इंक कैसे निकलेगी भला? अब देखना है ये चैलेंज। चलिए अब आते हैं दूसरे दाग की तरफ। ये कोल्ड ड्रिंक के दाग हैं जो शादी ब्याह में, घर में, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह में कपड़ों पे कोल्ड ड्रिंक्स गिर ही जाती हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक के दाग भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे दोनों शर्ट्स पे। भाई देख लेना, लाइव शो है, इतना गंदा करें जितना निकल जाए। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। हमें एरियल पे भरोसा है कि जिद्दी से जिद्दी दाग भी निकाल। भरोसा तो हम पे भी है, मगर आप लोगों ने इतना गंदा कर दिया कि शर्ट को आप लोगों ने। ओके, अब हम चाय के दाग लगाएंगे। चाय के दाग भी बहुत देखी होते हैं, बहुत ही ज्यादा। और दूसरा कौन सा? चिकनाई, सालन के दाग। ये तो निकलने में बहुत टाइम लगाते हैं। और ये सब शर्ट्स कपड़ों के अलावा नैपकिन्स, दस्तरखान, हर जगह पे ये चिकनाई के दाग लगते हैं। ये सालन था इस गन में? जी जी। आलू न फंस जाए इसमें, देखिएगा। बिल्कुल नहीं। अब हम चलते हैं वॉशिंग की तरफ। ओके। इनमें से हम एक शर्ट को धोएंगे अदर डिटर्जेंट से, जबकि दूसरे को धोएंगे न्यू एरियल मशीन एक्सपर्ट से। ठीक है। सही। ये जा रहा है जनाब एरियल में और दूसरा मशहूर डिटर्जेंट। और हम इसमें सेम क्वांटिटी का
डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं दोनों में। ठीक हो गया। दरअसल ये हमारा 2 मिनट का चैलेंज है, 1 वॉश। ठीक है, तो हम अपना चैलेंज स्टार्ट करेंगे। ओके, 1 2 3। चलिए, जब तक ये चैलेंज हो रहा है तो कुछ इस प्रॉपर्टीज के बारे में तो बताइए जरा हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, एरियल के अंदर है 3 खासियत, जिसकी पहली खासियत ये है कि ये देता है पावरफुल यानी बिल्कुल ताकतवर सफाई, और सिर्फ अच्छा, सारे दाग ही नहीं निकालता बल्कि हर तरह के जम्स का भी सफाया करता है। इसके अंदर एक एंटीबैक फॉर्मूला जो कि 99.9% जम्स को ख़त्म करता है। और इसके अलावा ये जो है दूसरी खासियत है कि ये हर तरह की मशीन्स के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें हम डाउनी की खुशबू यूज़ करते हैं जो कपड़ों के धुलने के बाद भी 24 घंटे तक कपड़ों से आती है। ये 3 इसकी खासियत हैं और ये तीनों खासियत हम आपको आज दिखाने वाले हैं। ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जी, बिल्कुल घर में जो है ना वो जिद्दी से जिद्दी दाग निकाल सकता है ना। और 2 मिनट का चैलेंज है, यही तो मैं आज के आपके प्रोग्राम में लेके आई हूँ कि कैसे एरियल अपना ये कमाल दिखाता है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि 2 मिनट में इतने सारे दाग निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में तो नहीं चिकनाई निकलेगा। भी है, सॉफ्ट ड्रिंक भी है और हर तरह की चाय का के भी दाग। दाग जी यूजुअली बहुत और मुश्किल हमें- से जाता है। हमें आपको एक और बात बतानी है कि जो एरियल मशीन एक्सपर्ट है उसको रिकमेंड किया है हायर वॉशिंग मशीन मेकर्स ने। अच्छा। जी, उसका मतलब ये है कि जो हायर मशीन मेकर्स के एक्सपर्ट हैं वो भी मानते हैं कि एरियल मशीन एक्सपर्ट जो है वो हर तरह के जर्म्स और बैक्टीरियाज और उसके साथ साथ सख्त से सख्त दाग भी निकालता है। जरा अगर उन्होंने 2 मिनट के अंदर दाग निकाल दिया तो सिर्फ हायर वाले नहीं बाकी सारे भी मानेंगे। पता चल जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर। तो कुछ सेकंड रह गए दोस्तों। ये जो कुछ चैलेंज है ना सेकंड। ये सारा खुल के सामने आने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। नहीं, आप खुद देखिएगा फ़हीम और हमारे सामने कि किस तरीके से ये देखें आप। मशीन जो है इसमें कोई रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली वॉशिंग मशीन के अंदर आपने सर्फ डाला और 2 मिनट तो नॉर्मली एक जब वॉशिंग मशीन अपना राउंड पूरा करती है कम से कम भी 10 to 15 मिनट्स वो लेते हैं। देखिए ओके, टाइम हमारा अप हो चुका है। अब हम पहले रिजल्ट देखेंगे अदर डिटर्जेंट का। क्या अदर डिटर्जेंट ने सारी चीज़ें, सारे दाग निकाले हैं या नहीं। बस ये थोड़ा सा 19 से 120 का फर्क रह गया है, दाग मुझे दूर से नजर आ रहे हैं। अभी आप देखें इसको, इसका रिजल्ट, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे एरियल का रिजल्ट। ये दाग देख सकते हैं आप लोग, इसमें दाग दिख रहे हैं। हाँ, ये तो वैसे शर्ट है। का दाग तो रेड कलर है। ओके, वैसा ही है। ठीक है। अब हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे एरियल मशीन एक्सपर्ट का। क्या एरियल मशीन एक्सपर्ट ने सारे दाग निकाले होंगे या नहीं। रिजल्ट बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने है कि एरियल मशीन एक्सपर्ट ने हर तरह का दागों का सफाया कर दिया है। अरे वाह, इसका जबरदस्त। क्या बात है जनाब, कोई जबरदस्त। दाग नहीं है फ़हीम, आप तो कह रहे थे कि ये दाग तो निकल कोई नहीं दूसरी शर्ट तो नहीं पड़ी हुई अंदर कोई? जी नहीं, ये है। लाइव डेमो हमने इसीलिए किया है। देखें, इस पे कोई दाग नहीं है, एक बिल्कुल फ्रेश और क्लीन शर्ट हमारे पास आई है। और यहाँ पे हमारा जो चैलेंज था सिर्फ दागों का नहीं था, हमें जर्म्स डिटेक्शन भी करनी थी। जी। तो हम आपको वापस से दिखाएंगे कि इसके अंदर कोई और जर्म पार्टिकल बचा है या एरियल मशीन एक्सपर्ट ने दागों के साथ साथ जर्म्स का भी सफाया किया है। अभी देखते हैं। जी, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि एरियल मशीन एक्सपर्ट ने सिर्फ दाग ही साफ नहीं किए बल्कि सारे जर्म्स भी निकाले अब हैं। आप देख सकते हैं चैलेंज। ओके, एक सवाल मेरा और भी है। मुझे ये बताइए कि क्या ये इस धुलाई के बाद कपड़े की लाइफ जो है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? जी नहीं, कपड़े बिल्कुल की किसी नहीं। लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो कॉटन हो, शिफॉन हो, शनील हो, कुछ भी हो। इसका काम सिर्फ ये एरियल का दाग निकालना, कपड़ा चाहे कोई भी हो। दोस्तों, मुझे तो इन एरियल वालों ने मुतमईन कर दिया है और आज के बाद मैं तो हमेशा एरियल ही लेके जाऊंगा घर। और यकीनन जरा आप भी है ना काफी लाइव ज्यादा डेमो इम्प्रेस देखने हो के गए। बाद तो मैं भी इम्प्रेस हो गई हूँ। हम अपने डेमो एक्सपर्ट्स का और एरियल वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आज के एक खास मौजू के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा, मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर के ऊपर। और फ़हीम, हर साल की तरह इस साल भी जो अक्टूबर का मंथ है वो ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना मनाया जा रहा है, क्योंकि ये बीमारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर छाती के कैंसर होने का खदशा लाहक होता है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि पूरे एशिया में पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली सालाना तकरीबन 90,000 ख़वातीन जो हैं इस मर्ज़ में मुब्तला होती हैं और एशियाई ममालिक में ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों की तादाद के हवाले से ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि एशिया में पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी वाले ममालिक भी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद ठीक है। और उसके बावजूद हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों का निकलना, और स्पेशली ज़रा जो सबसे परेशानी वाली बात है वो ये है कि जितने भी पेशेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब मर्ज़ जो है उनके हाथ से निकल चुका होता है, बहुत बढ़ जाता है, ठीक बिल्कुल है, मर्ज़ बढ़ चुका होता है। तो इसकी आगाही के हवाले से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बड़ा एक बेहतरीन किस्म का जो एक काम होना चाहिए वो हो रहा है। कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जारी है। हम किसी को भी फ़ोन मिलाते हैं तो वो उसकी रिंगटोन सुनने की बजाय हमें जो है वो आगाही की बात जो है वो सुनने को मिल रही होती है कि छाती के सरतान की अवेयरनेस के हवाले से अक्टूबर का महीना मनाया जाता है। और ये पिंक रिबन जो है ये भी इसी चीज़ की अलामत है कि ताकि हम बता सकें कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इस तरह की हमारी किसी भी बहन को, माँ को अगर कोई इस तरह का कोई इशू होता है तो फैमिली में डिस्कस करें और उसके बाद फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं ताकि वक्त पे इलाज हो सके, वक्त पे इलाज हो जाए। और यही इसका एक बेहतर हल है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है तभी इसका इलाज जो है मुमकिन है। इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं। डॉक्टर जुल्करनैन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत आसान है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो छाती के सरतान के हवाले से मुहिम जो चल रही है, आगाही की मुहिम अक्टूबर के महीने में, तो इस हवाले से क्या ख्यालात हैं आपके कि ये किस रफ्तार से और किस जानिब किस समत जा रही है? थोड़े से अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। जी हम हर साल अक्टूबर के महीने में काफ़ी एक्सटेंसिव ब्रेस्ट कैंसर की मुहिम चलाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस और मुख्तलिफ इलाके की ख़वातीन को हम तो साहू खाना में तकरीबात भी मुनक़द करते हैं, जिसमें ख़वातीन को जो है वो बुलाया जाता है, कॉलेज स्कूल को बुलाया जाता है और उनको हम बहुत अच्छी आगाही देते हैं इस मर्ज़ के मुतालिक। इस साल अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोरोना का मसला है, इसलिए हम बहुत से कॉलेजेस और मुख्तलिफ इलाके से ख़वातीन को दावत नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम मीडिया में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को इस मर्ज़ की आगाही दें, क्योंकि इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये मर्ज़ एक काबिल इलाज मर्ज़ है जो कि शुरू की स्टेजेस में मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। अच्छा सर, कहते हैं कि इस मर्ज़ की अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो ही ये मर्ज़ जो है चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो क्या आप समझते हैं क्या ऐसी अलामात हैं, क्या सिम्टम्स हैं जिसकी बेसिस पे इसको डायग्नोस किया जा सकता है? जी सबसे बड़ी अलामत या सबसे अहम सिम्टम जो है वो छाती में किसी भी जगह पर एक गिल्टी का नमूदार होना है। जी किसी भी जगह पर गिल्टी का नमूदार होना है, इसलिए ख़वातीन से मेरी इल्तमास है या उनको ये हिदायत है कि जिस भी खातून को, चाहे वो जिस भी उम्र में हो, अगर उनको छाती में किसी भी जगह पर कोई गिल्टी महसूस होती है या मिलती है तो फौरन वो डॉक्टर से रुजू करें। ये कि ये जो सालाना 90,000 के करीब जो है इस मर्ज़ में ख़वातीन मुब्तला होती हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ क्यों ब्रेस्ट कैंसर में जो है वो नज़र आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं? क्या कोई एनवायरनमेंट का इशू है, डाइट का इशू है, या मतलब क्या वजह क्या है? आप मेडिकली इस सब चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए कैंसर के भी तो खासतौर पर छाती के कैंसर की बेटा वजूहात या इसकी रीजन ये क्यों होता है, या इसका पैदा होना किस स्पेसिफिक
चीज से होता है इसके मुताबिक अभी तक रिसर्च जारी है। अच्छा जी। लेकिन अभी तक इसका मुताबिक पता नहीं चला। लेकिन 5 से 7% जो है वो शादी के कैंसर जो है वो मोरसी या जेनेटिक होती है, यानी कि वो फैमिलीज में ट्रेवल करते हैं। तो उसमें यह है कि फैमिलीज में कुछ जीन्स ऐसी होती हैं अगर वो मौजूद हो तो उससे जो है वो छाती का कैंसर या फिर पर छाती के साथ ओवरीज का कैंसर भी हो जाता है। इसको BRCA1 जीन्स कहते हैं। और एक BRCA2 जीन्स भी होते हैं जिसमें छाती का कैंसर जरा कम तनासुब या रेशो से होता है, लेकिन उसके साथ जो है वो छाती के कैंसर के अलावा मर्दों में भी कैंसर जो है वो भी पाया जा सकता है जिनमें BRCA2 जीन मौजूद होते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली या खुशकिस्मती से ये जेनेटिक मेकअप या जीन्स में तब्दील हमारे यहाँ बहुत कम है और तकरीबन 5 से 10% तकरीबन तमाम दुनिया में जेनेटिक कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके अलावा 90 to 95% पेशेंट्स जो हैं उनमें ये एनवायरमेंटल फैक्टर देखे गए हैं। रिसर्च से पता चला है कि जिन ख्वातीन की शादी देर से होती है, जिनके बच्चे देर से पैदा होते हैं या जो अपने बच्चों को खुद अपना दूध नहीं पिलाते जी, या ऐसे ख्वातीन जो जिस तक उनके खुसूसी अयाम बंद हो रहे होते हैं जिसमें वो हार्मोनल ट्रीटमेंट है वो काफी सालों तक लेती रहती हैं, या उसके अलावा कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो लेती हैं किसी की सूरत में, फिर की सूरत में या किसी और अद्वियात की सूरत में, उनमें कैंसर की जो है सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इससे बचाव का क्या तरीका हो सकता है कि जितने भी हमें इस वक्त लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो मतलब अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं और अपने प्यारों को किस तरह बचा सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर से? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा ताकीद करते हैं अपनी बहनों को और अपने बच्चियों को। बहनों को चाहिए कि वो हर महीने अपना मुआयना या सेल्फ एग्जामिनेशन करें और अगर कोई अलामत, जिसमें सबसे बड़ी अलामत जो है वो छाती में किसी भी जगह पर गिल्टी का होना या दिल में कोई पेन नमूदार होना या दरमियानी हिस्सा या निफल का एरिया जो है उसका अंदर की तरफ चले जाना या गिल्टी बगल के अंदर महसूस होना या गर्दन की शुरू में कहीं गिल्टी महसूस होना, ऐसी अलामत अगर उनको मिलती हैं तो वो फौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। और इसमें एक तो इम्पोर्टेंट चीज सेल्फ एग्जामिनेशन है, ये हर उम्र की खातून को चाहिए कि वो ये करें और हर साल हर महीने खास तौर पे किसी एक तारीख को चुन लें, जैसे कि 10वीं तारीख को वो अपना मुआयना जरूर करें। सही। और इसके बाद जो 40 साल से ज्यादा की ख्वातीन है, उम्र की ख्वातीन है, उनसे ये काफी जो सही है सर, जो 40 साल से ज़्यादा उम्र की ख्वातीन है उनको अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्करनैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुआ अभी फ़िलहाल एक ब्रेक का, मज़ीद बात करेंगे, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और अब हम बात करेंगे न्यूज़ कैफ़े में आज के मौजू के हवाले से। एक बहुत ही अहम मौजू है जिसका इंतखाब हमारी टीम ने किया है और वो है मज़ार-ए-क़ायद तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के हवाले से। क्योंकि सर हमने पिछले कुछ दिनों से सुना है कि इस बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि मज़ार-ए-क़ायद का जो तहफ़्फ़ुज़ का जो एक्ट है वो क्या है। और इस हवाले से हमने देखा कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी भी वो सामने आई, फिर उसके बाद रिहाई भी उनकी जो है हमने सुनी, मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात भी सुने। तो आज हम इस बारे में जानेंगे कि आखिर ये है क्या और ये सब कुछ जो सिनेरियो हुआ है ये क्या था, इस बारे में बात होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी। सैयद उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे? शुक्रिया फ़हीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये मज़ार-ए-क़ायद तहफ़्फ़ुज़ एक्ट जो कि पहले से है, लेकिन यूजुअली लोग इसके बारे में इतना नहीं जानते। पिछले 2 दिन से जो कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद लोग जो है इसको जानने लगे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि ये एक्ट बेसिकली है क्या और ये कब बना था? जी 1970s में ये एक्ट बनाया गया था। देखें, जो
ऐसे मज़ारात होते हैं या ऐसे मकामात होते हैं जिनका ताल्लुक़ कौमी उमंगों से हो, कौमी एहसासात से हो, और वो कौम के हर तबके के लिए उनका एक तक़द्दुस को बरकरार रखना ज़रूरी हो, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें कानूनी शक्ल दी जाती है और उन्हें एक बैकअप दिया जाता है कि वहाँ के लवाजमात तय कर दिए जाते हैं, वहाँ के रसूमात तय कर दी जाती हैं, और वहाँ की तो मज़ार कायद के अहाते का भी यही मामला है कि 10 फुट मज़ार कायद के अंदर और 10 फुट बाहर तक कोई भी सियासी सरगर्मी नहीं की जा सकती, कानूनन ममनू है। और इसे जो है वो कोई सियासी मामलात के लिए अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता, यहाँ कोई नारेबाजी नहीं की जा सकती, यहाँ कोई और ऐसी सरगर्मियाँ नहीं की जा सकती, मज़ार को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वगैरह वगैरह, ये सब एक इस तरह मज़ार के अहाते की बात हो रही है। पूरा जो एरिया है जी, मज़ार का जो अहाता, जो मज़ार का गार्डन नहीं, 10 फुट मज़ार की जो बिल्डिंग है उससे 10 फुट बाहर तक और उसके अंदर, ठीक है, कानून के तहत बाय लॉ इट इज़ प्रोहिबिटेड कि आप वहाँ कोई सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते। सही, वहाँ इसकी इजाज़त नहीं। आप फातिहा पढ़ें और बाबा कौम की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें उनके, उसके लिए बाकी इससे होना भी यही चाहिए कि जब आप किसी कब्र पे जाते हैं तो आप यूजुअली फातिहा ही पढ़ते हैं, और वो तो हमारे मुल्क के लेकिन देखें इसमें हमारा ये आपने कहा इसकी अवेयरनेस नहीं है, ठीक बात है। यहाँ टिकटॉक बनती रही है मज़ार कायद के अहाते में, लड़कियाँ हमारी बेचारी जिनको मालूम नहीं है वो नाच के टिकटॉक बनाती रही हैं। हमारा मज़ार कायद पर आपने लोगों को चढ़ते हुए भी 2 साल 3 साल पहले देखा है। तो ये हमें देखें, ये तो मेंटेन रखना चाहिए कि एक ऐसी जगह है जिसका कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी नहीं है, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से वो शख्सियत एसोसिएट नहीं है, वो एक मुल्कगीर शख्सियत है, और उनके हम एहतराम को, इस बात को महसूस करते हैं कि उनके मज़ार का एक एहतराम है। वहाँ एक खामोशी होनी चाहिए, एक अदब होना चाहिए, जैसे एक बावकार शख्सियत के एक बाप का, एक घर के बड़े का होता है। लेकिन कैप्टन सफदर साहब ने जो हरकत की, जी वो क्या उन्होंने जरा वो बताएं, और उसमें क्या ऐसा गलत था जिसकी वजह से लहक के नारे लगवाए, ठीक है, और वो खुद उन्होंने कहा कि जी मैं मराकबे में बात कर रहा था, कायद आज़म से मराकबे में था, तो उनके आपने नारे देखें। ये मैं, अब मरियम बीबी मौजूद थी, निहाल हाशमी साहब मौजूद थे, आम कारकुन मौजूद थे। आम कारकुन को तो आप नहीं कह सकते क्योंकि वो उसके जज्बात वही होते हैं जो लीडरशिप के होते हैं, ठीक है, लीडर जैसे चलाता है वैसे चलता है। लेकिन लीडर को ये एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि मैं किस जगह खड़ा हूँ और यहाँ का क्या तकाजा है, मुझे क्या करना है। वो मज़ार से बाहर जाकर नारेबाजी करते, जलसा था करते, कोई हर्ज नहीं है, सभी करते हैं, तो कोई वो नहीं है। लेकिन अब उन्होंने, अब ये तो एक वाक़या हो गया, इस वाक़े के साथ जुड़ी हुई और बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, मगर इससे पहले मतलब आगे बढ़ते हुए एक सवाल और मैं करना चाहूँगा। ये मज़ार कायद तहफ़्फ़ुज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी जो हुई है यहाँ पे, इसके बारे में कानून क्या कहता है? कोई मतलब इसकी सज़ा क्या हो सकती है? इसमें 3 साल कैद है सर, 3 साल कैद हो सकती है, 3 साल कैद की सज़ा है, और बड़ा भारी जुर्माना भी आयद हो सकता है, या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन दी, यानी जैसी हरकत की गई है उसके रोशनी में। सेम डे रिहाई भी हो सकती है। सेम डे रिहाई तो जमानत का कानून प्रोविजन मौजूद है, वो रिहाई उनको जमानत के कानून के तहत मिली है। वो जमानत किसी भी कानून में हो सकती है। जब ये मुकदमा चलेगा, ट्रायल होगा अदालत के रूबरू, वो फाइनल सजा तक पहुंचेगा, तब ये सजा हो सकती है। ट्रायल एक सीरियस मैटर है जी, ऑफेंस है, नोटिफाइड ऑफेंस है, और ये मतलब बाकायदा जुर्म है, कानून के तहत जुर्म है। ये कोई ऐसा नहीं है जैसे कहीं लिखा हो कि यहाँ फूल तोड़ना मना है और आपने तोड़ लिया तो उसने 1000 रुपये जुर्माना लगा दिया। ये एक ऑफेंस है। ऑफेंस उस बात को कहते हैं, उस इक़दाम को कहते हैं जो कानूनन बाय लॉ मना कर दी गई हो। बिल्कुल। और सर जैसे कि आपने बताया ना, 1971 के ऑर्डिनेंस में ये बात है, ये कानून मौजूद है, उसके बावजूद हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कैसे खिलाफ वर्जी कर सकते हैं और उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं मज़ार कायद तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के हवाले से। हमारे साथ मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं सैयद उबैद शाह। सर जैसे कि आपने बताया कि इस एक्ट के मुताबिक जो है वो मज़ार के अंदर और उसके जो बाहर के अहाते में किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई मीटिंग, नाराबाजी या जुलूस और जलसे की इजाज़त नहीं। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हुल्लड़बाजी का वर्ड भी जो है ना वो भी काफ़ी सुनने में आ रहा है। तो सर इसकी इजाज़त नहीं है, ये एक्ट में मौजूद है, कानून में मौजूद है, उसके बाद भी हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अगर इस तरह का काम करते हैं
तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक आम इंसान अगर कर रहा है जिसको नहीं पता, और वो लोग जो कि कानून बनाते हैं, कानून साजी करते हैं, अगर वही लोग ऐसा करेंगे, कानून को कवानीन को वायलेट करेंगे, तो फिर हम बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? जी हाँ, मुनासिब बात है। देखें, ये जो सियासी लीडर होते हैं, जी ये रहनुमा होते हैं, ये कौम का मिजाज बनाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। जी। और सियासी सरगर्मियां तो मना नहीं है। जो मज़ार कायद के बाहर बागे जिना या गार्डन है, जो खुली जगह है, वहाँ जलसे होते रहे हैं। कराची की रिवायत है, बहुत जलसे हुए हैं। हर पार्टी करती रही है, वो कोई मसला नहीं है। मसला ये कि इसकी एक लिमिट मेंटेन है कि इस जगह पे, यहाँ तक कि आप देखें मज़ार कायद के आसपास का एक नोटिफिकेशन है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कि एक हाई राइज की भी बिल्डिंग की भी एक लिमिट है कि इसके ऊपर नहीं बनाई जाएगी। अच्छा, सियासी सरगर्मी तो मना नहीं है, वो तो कहीं भी की जा सकती है। एरिया के अंदर अच्छा सर, ये बताएं कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी अगर उसको अवेयरनेस ना हो या उसके इल्म में ना हो कि ये एक काम जो है ये कानूनन जुर्म है और उससे वो हो जाता है, तो उसकी भी सज़ा उतनी ही है? बड़ी अच्छी बात की आपने। एक यूनिवर्सल मुहावरा है कानून के ना जानने के बारे में ही। अच्छा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको किसी कानून का नहीं पता तो आपको कोई माफी नहीं है। माफी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि इस पूरे वाकये के बाद कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी अमल में आई, फिर रहाई हमने देखी, और एक तो पूरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, ये आपको पता है कि पीडीएम मुतहरिक है सिंध में, और जो सिंध सरकार है वो इस एहतजाज में एक पार्टी के तौर पर भी साथ मौजूद थी। अलग अलग बयानात आ रहे हैं, उनको आप किस तरह देखते हैं और क्या क्या बयानात है, ज़रा उन पर भी रोशनी डालिए। देखें, ये बड़ा अहम मौजू है बात करने का, बड़ी गहरी बात है और इस पर बड़ा फिक्र करनी चाहिए कि देखें सिंध हुकूमत फ़ौरन डिस्टेंस हो गई। उन्होंने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। जी, मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला है। कैसे और किस कॉन्फिडेंस? जी हाँ, उनको देखिए ना, मुराद अली शाह साहब जैसा आदमी जो वज़ीर आला है, उन्होंने कहा जी मुझ पर दबाव था। हालांकि एक कानून का तोड़ा जाना, एक कानून की वायलेशन होना, इसके खिलाफ किसी कार्रवाई का होना तो रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है, उनको ओन करना चाहिए। वो पीडीएम में हो, कहीं भी हो, कोई भी तहरीक हो, किसी का भी जलसा हो, खुद उनकी जमात का आदमी हो, कोई मुखालिफ हो, कोई भी हो, लॉ इज़ लॉ। उनको कहना चाहिए ठीक है जी, हम इत्तेहाद में हैं और इत्तेहाद के साथ हैं और हुकूमत के खिलाफ हैं, हमारा एजेंडा, हमारा प्लेटफॉर्म है कि, लेकिन अगर कोई लॉ वायलेट करेगा, वो हम में से हो या मुखालिफ हो, हम तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स। सही है, कानून तो अपना रास्ता लेगा ना। लेकिन वो फौरन डिफेंसिव हो गए। उन्होंने कहा नहीं जी, और साथ में अफवाहें गर्दिश करनी शुरू हो गई बड़ी खतरनाक। वो ये कि जी रात को सुबह के 4 बजे आईजी सिंध को घर से उठाकर लाया गया रेंजर्स के हेडक्वार्टर में, सेक्टर कमांडर के पास। उन्होंने कहा जी ऑर्डर इशू करें। डीआईजी साहब वहाँ पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू करें। डीआईजी साहब, आईजी साहब होस्टेज हो गए, यरगमाल बन गए, उनको ऑर्डर इशू करने पड़े। यानी फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ा सा चाबी देने के लिए जो ये काम करवाया। इनमें सदाकत कितनी है मैं नहीं जानता, इस बारे में मैंने कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मुराद अली शाह सही बताएंगे, आईजी साहब वजाहत करेंगे या सेक्टर कमांडर साहब करेंगे। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस डिबेट का रुख जो है वो मोड़ दिया गया। यानी कानून की अमलदारी पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक हुकूमत को चाहिए वो कानून की अमलदारी की जिम्मेदारी ले ना। आपकी हुकूमत है, आप कहें ठीक हुआ एक मुकदमा, अगर कोई मज़ार की तौहीन करेगा, वो कोई भी होगा, केस बनेगा। एक कानून मौजूद है, उसकी वायलेशन पे बनेगा। रूल ऑफ लॉ तो इसी को कहते हैं ना। तो ये थोड़ी होता है। सिंध गवर्नमेंट का ये जो रवैया है, जो एक आदमी रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि हमारा इस गिरफ्तारी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हालांकि जो सिंध पुलिस है वो सिंध सूबाई हुकूमत के ही अंडर आती है। तो इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसे बहुत ही अफसोसनाक समझता हूँ। मैं तो आप देखिए ना कि मैं इनके जो इनका कॉन्डक्ट है पुलिस पर देखें, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दुनिया की बेहतरीन पुलिस वही होती है जो अपने तरीके से काम करती है, अपने कवानीन के तहत। ठीक है, जो उनको करना चाहिए वो करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते। बिल्कुल सीधी सी सादी बात है, उसमें कोई मुदाखलत ही नहीं। ठीक है ना। यानी आप जापान के पुलिस चीफ से एक दफ़ा पूछा गया कि आपको कभी वज़ीर आज़म से जो है वो कभी वो हुआ, नाराज़ हो गया वज़ीर आज़म, ऐसा हुआ? उसने कहा वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा कहीं गुजरना था, ट्रैफिक जाम था, मुझे उन्होंने कहा, मैंने सॉरी कर लिया कि मैं इसे मुदाखलत नहीं करूँगा। तो उनको मुझसे सॉरी करना पड़ा कि मैंने आपको कहा क्यों।
तो पुलिस का तो काम अपना, पुलिस तो अपना काम अपने एक लॉ के तहत करती है ना, उसमें आपको मुदाखलत करने की जरूरत क्या है? मगर फिर क्या आप ये हमारे भी यहाँ कहें, ऐसा माहौल है पुलिस का, मतलब कि जो इतने कॉन्फिडेंस से जो है ना काम कर रही होती है देखिए independent? नहीं है, जब भी तो उजैर बलोच जैसे वाकयात सामने आते हैं, जब भी तो 200-250 लोग फैक्ट्रियों में जिंदा जल जाते हैं, जब भी तो पुलिस का इतना बुरा हाल है, जब भी तो इतने जराइम है, जब भी तो इतने ऑर्गेनाइज नेटवर्क है, जब भी तो इतने स्ट्रीट क्राइम है, जब भी तो इतनी स्नैचिंग है, जब भी तो इतनी स्मगलिंग है। क्यों है? क्योंकि आपने इदारे तबाह किए हैं ना मुदाखलत करके। तो लोगों को यही तो हैरानी हो रही है कि जब पुलिस का मेयार और ये सारा कुछ ऐसे है और उसके होते हुए आपने जो है मतलब मज़ार-ए-क़ायद तहफ़्फ़ुज़ एक्ट पे जो है ना एक बंदे को उठा लिया। हाँ, तो मतलब इतने कॉन्शियस है नहीं कानून की अमलदारी के लिए। मतलब लोगों की एक राय है हुकूमत के बारे में और पुलिस के बारे में कि उनके कान पर जूं नहीं रखती किसी कानून के टूटने से, जब तक पीछे कोई कुव्वत ना हो। आपको मैं अर्ज करूं, मज़ार-ए-क़ायद का एक बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है जो पूरा साल 24 घंटे मौजूद रहता है, उसकी बाकायदा एक इंतज़ामिया है, उसके बाकायदा प्रिजर्वेटिव अफसर से सारा एक सेटअप है। उन्होंने इसकी दरख्वास्त दी थी, उन्होंने इसकी दरख्वास्त दी थी। दे आर नॉन पॉलिटिकल पीपल, उनका किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है। वो हर हुकूमत हर दौर में अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे, 20-20 साल से पोस्टेड है। वहाँ पे इंजीनियर्स हैं, वहाँ पे और लोग भी हैं। उन्होंने दरख्वास्त दी थी, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि मज़ार के अंदर कब्र पे खड़े होकर कोई नारे लगा रहा हो। सही। वो हैरान हो गए। तो सर ये वहाँ की मैनेजमेंट की तरफ से भी जी जी, ये कंप्लेंट वहाँ की की गई? मैनेजमेंट की तरफ से दरखास्त थी। साथ में पीटीआई के जो एमपीएस हैं उन्होंने भी दरखास्त दी। उन्हें भी मालूम हुआ कि ऐसी कोई बात पे दरखास्त दी जा सकती है, ये कोई एक लीगल मामला बनता है। उन्होंने भी दरखास्त दी और उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की। ये भी स्टेटमेंट आई है जनाब कि पीडीएम टूट गई है इस वाक़े के बाद, तो ये सिर्फ एक सियासी फायर है या कुछ इसमें सदाकत भी है? देखिए, पीडीएम का मुस्तकबिल को ऐसा खास मैं देखता नहीं हूँ, और जो मेरी ईमानदाराना मेरी राय है वो ये है कि इन जमातों के पास कोई आवाम का इशू तो है ही नहीं। 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, वफाक में रही, सूबे में तो 12 साल से है। तो उन्होंने कोई, वो कहते हैं, आप हंसते, आपको हंसी आएगी, वो कहते हैं जी अब हम हुकूमत आएगी तो हर आदमी को, हर किसान को ट्यूबवेल दे देंगे। तो आपकी तो 5 साल थी ना, आपने क्या दे दिए? अभी कौन सी नई बात होगी? मतलब आप देखें ना, वो मरियम बीबी कहती है हमारी हुकूमत आएगी हम ये कर देंगे, हम तो आपकी तो थी 10 साल पंजाब में थी कई दफा। तो आप मतलब ये तो इन जमातों से किसी को कोई होप नहीं है। ये कोई वो 40 चोरों का टोला कहते हैं। मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं किसी को बराह रास्त कहना नहीं चाहता, मगर ये 11 जमातें जो जमा हो गई है, मुझे तो कोई इससे उम्मीद नहीं है। अब दुख मुझे ये है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं है। इमरान खान साहब की अगर कारकर्दगी बहुत अच्छी होती तो ये जमातों से गुब्बारे से हवा निकल गई थी ठुस। डायरेक्टली इमरान खान साहब को तो बात ही नहीं करते, ये भी तो एक मामला है। वो तो कहीं और ही, तोपों का रुख जो है वो कहीं और है। जी देखें, तो ये क्या, देखें ये तो बड़ी, ये तो बहुत नाजुक काम हो रहा है इस मुल्क के साथ। एक इंतहाई अहम आईनी इदारा जो है उसे ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं मामलात में और उसको निशाना बना रहे हैं और लोगों को चैनलाइज कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं उस इदारे के ख़िलाफ़। एक ऐसा माहौल इस मुल्क में बनाया जा रहा है कि हर ख़राबी की ज़िम्मेदार फ़ौजी क़यादत है। इस मुल्क में अगर पानी नहीं आता तो वो फ़ौज की ज़िम्मेदारी है, बिजली नहीं आती तो वो फ़ौज के ज़िम्मे है, अगर महंगाई है तो वो फ़ौज की वजह से है, अगर हुकूमत ना आए तो फ़ौज की वजह से, उस हुकूमत को लाई फ़ौज है। लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ पंप किया जा रहा है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। देखिए, नवाज शरीफ साहब, ये नहीं है असल जुर्म, तो ये है बहुत खतरनाक बात है। नवाज शरीफ साहब ने खिताब नहीं किया, पिछले खिताब उन्होंने गुजरावाला में किया, बाद में उन्होंने कराची के जलसे में खिताब नहीं किया। तो एतजाज हसन साहब ने दावा किया कि उनको GHQ से किसी ब्रिगेडियर ने फ़ोन करके कहा कि अभी आप खिताब ना करें, आपसे बात होगी बाद में होगी, आप हमारी रिक्वेस्ट है खिताब ना करें। शैला रज़ा कहती है हमने कोई फालतू खिताब नहीं कराया। नवाज शरीफ का इसलिए नहीं करवाया कि कोई फालतू खिताब नहीं करवाया, यानी बाकी खिताबात, नवाज शरीफ का खिताब फालतू था। आप अभी ये देखें कि नवाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं टीवी पर भी वो नहीं दिखाई गई, मगर फ़ौज की क़यादत में उसकी सेंसिटिविटी है। इमरान खान साहब का रिएक्शन आपने देखा कैसा है। हालांकि वो खिताब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर नहीं हुआ, मगर इमरान खान साहब ने गुस्से से भभरे हुए कहा कि जी अब एक दूसरा इमरान खान नजर आएगा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं देख लूंगा, अब मैं उनको लाऊंगा मुल्क में, अब मैं ये कर दूंगा। आप उनका गुस्सा देखें। क्या ऐसा होगा अभी? हाँ नहीं, मैं तो नहीं समझता ऐसा कुछ होगा। मैं देखे ना, शेख रशीद की बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इनको जलसे भी करने दें और इनको बाहर ही रहने दें। सही है सर। आखिरी लम्हात हैं, ज़रा ये पूछते हैं वैद साहब से कि अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी कि अगर आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो 1 घंटे में गिरा सकते हैं, ऐसा नहीं, सारे लोग इस्तीफे दे दें। जी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इतना आसान होता है या किसी हाँ हुकूमत को बिल्कुल, हुकूमत चली जाएगी। 150 इस्तीफे आ जाएंगे तो हुकूमत कैसे रह सकती है? नहीं हो सकते बाई इलेक्शन, मगर ऐसा करेंगे नहीं।
अव्वल तो नून लीग अपने MNAs को कहेगी 84 लोगों को इस्तीफे दे दो, आधे लोग तो वैसे ही भाग जाएंगे, वो नहीं देंगे नहीं इस्तीफे। देंगे। पीपल्स पार्टी ऐसा कैसे करेगी? उनकी इख्तिदार सिंध में इख्तिदार है, वो कैसे छोड़ देंगे? ठीक है ना। तो ये तो अभी कोई ये देखें, ये मैच चलता रहेगा, इसी तनख्वाह पे गुजारा करेंगे, जी। इनको करना पड़ेगा, इसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं। लोगों की बात तो होती भी नहीं है, आवाम की बात तो होती भी नहीं है। हमको ये दुआ करनी चाहिए कि हुकूमत अच्छा परफॉर्म करे ताकि ये अपोजिशन जमातों का वाबेला बिल्कुल खत्म हो। आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उबैद शाह, प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपने बहुत ही अहम मालूमात जो है हमारे साथ शेयर की। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है दोस्तों। फ़हीम अब्बास को और ज़ारा रज़ा को दीजिए इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।